चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का 7th चैप्टर का नाम है महिला जाति एवं सुधार। क्या है महिला जाति एवं सुधार? निम्न से व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती है? याद रखना, व्यापार एवं महाजनी, तो याद रखना ये कहलाता था, क्या कहलाता है? वैश्य। यानी जो लोग व्यापार करते थे, महाजनी से जुड़े हुए थे, उसे कहा जाता है वैश्य। ब्राह्मण उच्च जाति हुआ करता था, क्षत्रिय जो लड़ते थे, और शूद्र जो हैं जो काम या बुनकर हुआ करते थे, काटकार सूत को काटते थे, इस तरह के लोग जो है सबसे छोटे कहा जाता है शूद्र कहा जाता था। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाके में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंचे जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थितियों पर विचार करें। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, ये सही। प्राचीन काल में महिलाओं को किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति, यहाँ तक के विधवाओं को भी दोबारा शादी करने का अनुमति थी। तो याद रखना, उस समय दोबारा शादी प्राचीन काल की बोल रहे हैं, तो उस समय नहीं था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द विधवा हो जाएगा, ये सही कथन था। महिलाओं को पति की चिता के साथ स्वेच्छा से या जबरदस्ती मारकर महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता है। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। याद रखना, इसका सही कथन जो होगा, और तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से सभी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं। सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। पुरुष की तरह भी सभी महिलाएं वोट डाल सकती और चुनाव लड़ सकती। बेशक बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द ही विधवा हो जाएगी। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। महिलाओं को पति की चिता के साथ स्वेच्छा से या जबरदस्ती मारकर महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। याद रखना, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1830 ईस्वी में किया था। इस तरह बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय जो इसका कार्यकाल जो रहा था 1772 से 1833, इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था।
जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा का नाम से एक संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना, ये कलकत्ता में उन्होंने ये स्थापित किया था। क्या है? कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था। इस तरह के बहस अक्सर भारतीय सुधारकों संगठनों के तरफ से होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना था। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों का सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूर है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के तैयार रहें। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के विचार के संदर्भ में कथन पर विचार करना। यानी राजा राम मोहन राय का जो विचार है उन पर कथन पर विचार। समाज में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। ये कथन तो सही है। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो ये भी कथन थे। यानी राजा राम मोहन राय जो थे संस्कृत, फारसी, अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के जो है क्या थे? ज्ञाता थे। देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र व समानता के विरोध थे। गलत। यानी क्या बोला? देश में पश्चिमी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था। राम मोहन राय जो था वो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के विरोध थे। ये कथन जो गलत है। इन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसे सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। ये भी सही। सती प्रथा पर जो हो रहे थे अत्याचार जो हैं उन्होंने ही मुहिम छेड़ी थी। तो याद रखना, कूट का प्रयोग असत्य कथन चयन के ये केवल जो है 3 जो है असत्य कथन। राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उन्होंने राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो है किस तरह जो है महिलाओं का जो है यह कहा जाता था कि आपका जो काम है घर का खाना बनाना, रसोई तक करना और घर का जो काम उससे रिलेटेड करना, यही आपका काम। बाहरी दुनिया के लिए उसे नहीं भेजा जाता, शिक्षा प्राप्ति के लिए नहीं भेजा जाता। उस समय अर्थात जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती, पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं जाती। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी अन्य यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं 19वीं सदी के प्रारंभ बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। पूछेगा सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी? 1829।
जैसे क्वेश्चन है सती प्रथा पर कब रोक पाबंदी लगाए, तो याद रखना 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस विचारक के सहायता से सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में पाबंदी लगाया था। कौन लगाया था उस? नेक्स्ट देखते हैं। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखक के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं है दी गई। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनका एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक और जो है राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या कर दिया? सती प्रथा पर रोक लगा दिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? विधवा विवाह की अनुमति कानून जो है किसके प्रयास से होया देखना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हो जाएगा इसका आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथ का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। यानी जो विधवा विवाह का यानी वैसा लोग जो ये नहीं चाहते कि महिलाएं अगर विधवा हो जाए वो पुनः शादी करें, ऐसे लोग जो हैं जब यह विधवा विवाह जो ये कानून बनाया गया 1856 ईस्वी में, तो जो है कुछ लोग समर्थन भी थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो जो लोग इस संगठन यानी इस नियम का विरोध कर रहे थे वो जो है विद्यासागर का भी विरोध कर रहे थे, उनका बहिष्कार कर रहे थे। निम्नलिखित में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा विवाह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं तो याद रखना 1856 में प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। याद रखना राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने सती प्रथा को जो हवाला दिया था, कहा गया था कि प्राचीन ग्रंथ में कहीं दिखा दीजिए कि महिलाओं को जबरन उसे चिता पे चढ़ा दिया जाना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। उसी प्रकार जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते थे, कहीं बता दीजिए कि ये लिखा है कि कोई विधवा महिलाएं पुनः शादी नहीं कर सकती। इस तरह का वो प्राचीन ग्रंथ का हवाला देकर लोगों को समझा करते थे। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। निम्नलिखित में से विधवा विवाह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। मद्रास प्रेसिडेंसी ने तेलुगु भाषी इलाके में वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन एक संगठन बनाया था, ये सही है। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के जो हैं तेलुगु भाषी इलाके में, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेश लिंगम
पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन किया और उसी के समक्ष में एक संगठन भी बनाया था। उत्तर भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे विधवा विवाह के पुनर्विवाह पर जो है समर्थन करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के प्रति कानून बनाने की मांग की, परंतु अंग्रेजों ने इसके प्रस्ताव को ठुकराया थोड़े। 1856 ईस्वी में याद रखना विधवा पुनर्विवाह जो है ये संगठन बनाया दिया गया था 1856 में। तो याद रखना 3 नंबर जो है नहीं होगा, तो इनमें से 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा सही। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवाओं, बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह प्रचार के लिए संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो याद रखना आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ज्योतिराव फूले जो ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। रामाबाई जो थे ये संस्कृत के महान विद्वान हुआ करते, रामाबाई, पंडित रामाबाई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार के संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महिलाओं को दशा सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए थे? कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारक ने लड़कियों के स्कूल खोले। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने 19वीं सदी में आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ये सही है। 19वीं सदी में जो है आखिरी हिस्से में आर्य समाज के में जो पंजाब के जो लोग थे उन्होंने पंजाब में और क्या कहते हैं महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने महिलाओं के लिए प्राइमरी शिक्षा की स्कूल खोली। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार के महिलाओं ने अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थी। तो याद रखना इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तीनों कथन क्या है? सही है, सभी स्टेटमेंट सही है। जैसे कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएगी और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियों 19वीं सदी
इससे लड़कियों 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों को महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। यानी अरबी में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अरबी में जो है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए पढ़ाए जाने लगा, और जो है पढ़ाने के लिए जो है उन्हीं के घर पर शिक्षिकाएं आती थी अरबी कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों का आलोचना की गई थी, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो याद रखना, महिला और ताराबाई शिंदे, रामाबाई बेगम रुकया। याद रखना, ताराबाई शिंदे जो थे 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। याद रखना, पूछेगा कब दशक के आते आते जो है भारतीय महिला जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी। 1880 के दशक आते आते जो है भारतीय महिला जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी। उसमें कुछ चिकित्सा, कुछ शिक्षिका बन गई। उनमें जो विद्यालय में प्रवेश करने, कुछ डॉक्टर बन गया, कुछ शिक्षिका बन गया। बहुत सारे महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार, अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, याद रखना ये महिलाएं थी ताराबाई शिंदे जो घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी। शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक इसे एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों को आलोचना की गई थी। यानी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित किया। कौन किया था? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक का किताब प्रकाशित किया। इनमें उन्होंने पुरुष की क्या भूमिका आजकल है, किस प्रकार पुरुष जी रहा है, किस प्रकार महिलाओं पर कष्ट है, बाहर की शिक्षा प्राप्त करने नहीं देता, स्कूल जाने नहीं देता, इस तरह के विचार उन पर उनके बारे में ये बताया गया था। ताराबाई शिंदे। पंडित रामाबाई ने विधवा महिलाओं के लिए विधवा गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखना ये किया गया था, पुणे में किया गया था। क्या हुआ? पंडित रामाबाई जो था उन्होंने क्या किया? विधवा गृह की स्थापना किया। कहाँ किया था? पुणे में किया था। पंडित रामाबाई ने, उन्हें लगा कि महिलाओं जब विधवा हो जाती थी, उनके ससुराल वाले क्या कहते हैं, उनसे उत्पीड़न करते थे, उनको जो है हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। तो उससे जो है कोई बहुत सी महिलाएं अपने जान दे देते थे। तो इसीलिए उन्होंने, पंडिता रामाबाई ने एक विधवा गृह खोला और उसमें कहा गया कि जो महिलाएं विधवा हो चुकी हैं उन्हें पनाह देने के लिए ये घर बनाया गया था, विधवा घर। गृह मतलब घर। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। याद रखना, ये भी स्टेटमेंट है इसका। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वह महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे रोजी रोटी चला सकें। वहाँ जो उन्होंने घर बनाया था, वहाँ एक ऐसी कला सिखाई जाती है जिससे यहाँ से कुछ समय बाद सीख कर अगर घर जाए या कहीं रहे, कहीं बसे,
तो उससे जो है अपना पेट पालन अपने बच्चों का कर सकते हैं। कलाएँ सिखाई जाती हैं। निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। 1880 के दशक तक महिलाएं पढ़ लिख कर समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित करने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह लगी थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता मांगों का विरोध किया था, गलत किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये नेताओं ने क्या कहा था, उन्होंने अधिक महिलाओं को स्वतंत्रता समानता का देने का समर्थन किया था। तो यहाँ बोल रहा नहीं, विरोध किया था, गलत है ये ऑप्शन। पंडित रमाबाई ने ससुराल वाले के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह देने के लिए, यानी पंडित रमाबाई ने ससुराल वाले के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह देने के लिए एक विधवा गृह की स्थापना की। ये कहाँ किया था? पुणे में। तो असत्य कथन का चयन कीजिए। तो याद रखना केवल 3 जो हैं, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस दोनों ने समर्थन किया था महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको समानता मिलनी चाहिए जिस प्रकार पुरुषों को मिल रहा है। ये समर्थन क्या था? संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई का महान मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वाले हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वह महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन बातों को रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। यानी जब पंडित रमाबाई जो है विधवाओं के लिए जो है विधवा महिलाओं के लिए एक घर बनाया, वहाँ उनके कलाओं सिखाई जाती थी। ये बात रूढ़िवादी जो नहीं चाहते कि ये इस तरह का हो, महिला अपने बल पर आए, महिलाओं को इतना अधिकार मिले, इतना स्वतंत्रता मिले, वो रूढ़िवादी जो हैं पंडिता रमाबाई से क्या थे? विरोध करते थे, आग बबूला हो गए उन पर। उदाहरण के बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रहे हैं। यानी बहुत सारे हिंदू संगठनों को हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि जो है महिलाओं को इस तरह आगे की ओर बढ़ा रहा है, तो ये जो है पश्चिमी तौर तरीके की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी। यानी इससे क्या होगा? हिंदू संस्कृति क्या होगा? भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएगा। पारिवारिक नष्ट क्या हो जाएगा? इस प्रकार जो कर रहे नष्ट हो जाएगा। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित है। यानी कि हिंदू था, मुसलमान भी जो था इनसे रूढ़िवादी तरह का चिंतित था कि इस तरह महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, पश्चिमी रीति रिवाजों के तरफ जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। यानी 1920 ईस्वी के बाद 1920 दशक के बाद जो है बहुत सारे महिलाओं ने राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिए। 20वीं शताब्दी में
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और उनकी स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। वहाँ क्या था, समर्थन नहीं, विरोध किया था, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया था। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी सभी पुरुष महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए। यानी राष्ट्रीय नेताओं ने ये महिलाओं को आश्वासन दिया कि अगर हमारे देश आज़ाद हो जाते हैं उसके बाद जो है महिला हो पुरुष हो सभी को वोट डालने का सभी को समानता दी जाएगी, परंतु उनका आह्वान अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि अभी हम लोगों को ज़्यादा फोकस देश को स्वतंत्रता, देश को आज़ाद करने का है। स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोध संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। यानी जब तक हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल जाए तब तक जो है महिलाओं जो हैं अंग्रेज़ों का विरोध उनको याद करते रहे और उन्हें अंग्रेजी राज का विरोध करते रही। 1880 के दशक के आते ही भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी। 1880 के दशक के आते हुए क्या था, भारतीय महिलाएं जो हैं विश्वविद्यालय में प्रवेश कर, उनमें से कुछ चिकित्सा कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगे। उन्होंने समाज महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित हैं। बहुत सारी महिलाओं ने लिखने लगा और अपने विचार जो हैं पर क्या है छापने लगा और क्या प्रकाशित करने लगा कि महिलाओं की इस तरह दुर्दशा है, इस तरह नहीं होना, इस तरह महिलाओं को सभी को आगे आना चाहिए, हम लोग भी शिक्षा प्राप्त करने, इस तरह के समाज आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। पंडिता रमाबाई का योगदान था पूना में एक कॉलेज की स्थापना करना। पूना में उन्होंने एक विधवा गृह का स्थापना किया था, लेकिन एक कॉलेज की स्थापना नहीं किया। नहीं, ये भी सही होगा, उन्होंने कॉलेज का भी स्थापना। पूना में एक समाचार पत्र की संपादन किया था। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया था। याद है ना, पंडिता रमाबाई का जो योगदान था, पूना में उन्होंने कॉलेज भी खोला था। पूना में एक समाचार पत्र का संपादक भी किया था, समाचार पत्र का, और पूना में एक विधवा गृह क्या, ये सभी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाए। देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। जैसे पंडिता रमाबाई, ये भी महिलाएं, इन्होंने क्या बढ़ चढ़ क्या है क्या महिलाओं को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत से महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा अधिकार के बारे में क्या हुआ, शिक्षा अधिकार के बारे में बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के स्वतंत्रता, समानताओं की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेता आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोध का संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। संस्कृत के महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों का हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वाले के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे रोजी रोटी चला सकें। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? तो याद रखना, बाल विवाह से अधिनियम जो है यह 1929 ईस्वी को, याद रखना 1829 ईस्वी में
इसका आंसर ये होगा। लेकिन 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या कहते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था। और यहाँ पर लिखा है 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम में पारित किया गया था कि लड़के का जो है 18 साल से कम उम्र वाले का शादी नहीं होगा और 16 साल से कम उम्र वाले की लड़की का जो है शादी नहीं होगा, यानी उससे अधिक है तब शादी होगा। महिला को संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारकों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी है तो कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। यानी इस प्रकार जो कानून बनाएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम में, इसमें उतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। जिस तरह विधवा विवाह, महिला सती प्रथा का जो पाबंद है उस तरह में जो कर रहे थे, उस तरह में विरोध कर रहे थे, उस तरह का विरोध बाल विवाह निषेध में नहीं देखने को मिला। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल लड़का को कर दिया, 18 साल की लड़की को कर दिया। यानी पहले यह था 18 साल लड़का, 16 साल लड़की, लेकिन अब क्या कर दिया है, कुछ समय बाद जो है बढ़ाकर 21 साल लड़का हो गया और 18 साल की लड़की हो गई। निम्नलिखित में से जाति और समाज सुधारक के संदर्भ में कथन पर विचार करना। आपको क्या करना है, जाति और समाज सुधारक के विचारों कथन पर। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। क्या हुआ, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया गया। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे उच्च जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में यह सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातियों कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातियां पूर्वाग्रहों और बंधों से निजात पा सके। तो याद रखना इनमें से सभी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखना क्या हो जाएगा, इनमें जो हो जाएगा सी नंबर गलत हो जाए। जैसे क्या कहते हैं, पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों का एक साथ लाने आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास, मोक्ष की बात नहीं की गई थी, यही गलत हो जाएगा, मोक्ष की बातें नहीं की गई थी। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में, याद रखना 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों का सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में यह सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिसमें अपने जीवन में भी जातियों पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके।
1840 ईस्वी में परहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखना बॉम्बे में की गई। याद रखना 1840 ईस्वी में परहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई। बम्बई में 1840 में परहंस मंडली की गठन किया गया। सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्य बहुत सारे ऊंचे जातीय के लोग थे। गुप्त बैठकों में यह सुधार भोजन और अस्पृश्य जैसे मामलों जाति कायदों कानूनों का उल्लंघन करते थे। परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा विवाह को प्रारंभ करना, जाति व्यवस्था को समाप्त, सती प्रथा को समाप्त करना। जाति व्यवस्था को समाप्त करना। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 ईस्वी में परहंस मंडली नामक गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंचे जातियों के लोग गुप्त बैठकों या सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों जातियों जैसे क्या कहते हैं जैसे मामलों जातियों कायदे कानून का उल्लंघन करते, जैसे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधकों से निजात पा सके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मगधी। तो याद रखना इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा यानी ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मगधी समुदाय जो था मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में। पूछेगा मदिगा समुदाय कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। और महार समुदाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद करने के लिए जैसे महार महाराष्ट्र तो याद रखना क्या है मगधी जो है मगधिगा जो है ये कहाँ के समुदाय के लोग थे? मगधिगा जो है गुजरात। और महार यानी महाराष्ट्र। दुबला समुदाय आंध्र प्रदेश यानी दुबला जो लोग जो हैं ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में। याद रखना ऐसे नहीं होता लेकिन हम याद करने के लिए बता। दुबला समुदाय आंध्र प्रदेश। महार से महाराष्ट्र। मदिगा से गुजरात। मदिगा से गुजरात, महार से महाराष्ट्र और क्या कहते हैं दुबला समुदाय आंध्र प्रदेश। महार समुदाय भारत के एक प्रमुख समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है और दलित जातियों में गिना जाता है। महार जो है यह एक याद रखना महार समुदाय भारत का एक प्रमुख समुदाय है जो मुख्य रूप से कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह दलित जातियों में आते हैं। महार जो है किस जाति में आते हैं पूछेगा? दलित जातियों में आते हैं। इन समुदाय ने 20वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेतृत्व में महार समुदाय ने जो है बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पैमाने पर अपनाया। दुबला जिसे डबला या दुबला भी कहा जाता है। याद रखना दुबला को डबला या दुबला भी कहा जाता है। गुजरात में पाए जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है। याद रखना क्या है? एक आदिवासी है। दुबला गुजरात में पाए जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है। दुबला को डबला या दुबला भी कहा जाता है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। पूछिएगा मदुगा जो है एक अछूत जाति है, जबकि याद रखना दुबला जो है यह एक आदिवासी जाति के समुदाय थे हैं।
महार जो है महाराष्ट्र में ज़्यादातर देखने को, तो ये दलित समुदाय से आए थे। महार जातियों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म बहुत पैमाने पर अपनाया था। और जैसे क्या था, मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा, अछूत मदिगा जो है, मदिगा आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। वे पशुओं को शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। पूछेगा, चमड़ों को साफ करना, चप्पल तैयार करना और चप्पल सीना, चमड़ा तैयार करना, पशुओं के शवों को साफ करना, पशु का जो शव होता है उसको साफ करके हटा देते थे, पशुओं के शवों को साफ करना, चमड़ों को साफ करना, चमड़े को तैयार करना, चप्पल सिला, ये जो थे याद रखना मदिगा समुदाय थे, ये अछूत जाति के थे। सनातनी आंदोलन किसने चलाया था? हरिदास ठाकुर, श्री नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, घासीदास। तो याद रखना सतनामी आंदोलन जो है घासीदास ने चलाया था। क्या था? सतनामी आंदोलन। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? घासीदास, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। उन्होंने क्या किया? चमड़े का जो काम करते उन्होंने एक संगठित किया, एक लोगों को एकत्र किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ा। और उनकी सामाजिक स्थिति में जिस तरह जाति प्रथा थी उसे याद रखना सुधारने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता, जिसे आज केरल कहा, जिसे आज क्या कहते हैं? केरल कहते। फिर से यहाँ से देखते हैं, पूर्वी बंगाल में हरिदास, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। घासीदास ने सनातनी आंदोलन का माध्यम से किन लोगों को संगठित किया था? चमड़े के काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को उन्होंने संगठित किया था। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास नेताजी व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथ पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा। पूर्वी बंगाल में चंडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया था? याद रखना, पूर्वी बंगाल में चंडाल काश्तकारों का आंदोलन जो था घासीदास ने, घासीदास तो याद रखना सतनामी आंदोलन चलाया था, लेकिन श्री हरिदास ठाकुर ने चंडाल काश्तकारों का आंदोलन चलाया था पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? केरल में
याद रखना केरल में निम्न जाति का आंदोलन जो चलाया था वो याद रखना कौन चलाया था, श्री नारायण गुरु। केरल में जाति याद रखना केरल में जो चलाया था किसने चलाया, श्री नारायण गुरु। पूर्वी बंगाल हरिदास ठाकुर के मतवे पंथ चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने ब्राह्मणवादी ग्रंथ पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ झावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव आज केरल में जाति किसने चलाया था, याद रखना ये नारायण गुरु ने चलाया था। केरल में किसने चलाया था, नारायण गुरु ने चलाया था, नारायण गुरु। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्न से कौन है, तो गुलामगिरी जो लिखा था ज्योतिराव फूले, भीमराव अंबेडकर तो नहीं, रामास्वामी नायकर ये नहीं होगा। गुलामगिरी निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थी। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने, याद रखना ज्योतिराव फूले का जन्म क्या होता 1827 में। ईसाई प्रचारकों के द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी, यानी ज्योतिराव फूले था उन्होंने शुरुआती से यानी शिक्षा कहाँ से पाया गया था, यानी ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए वो जगह जगह पर क्या आज भी और उस समय भी जो है स्कूल खोले जाते थे, तो उसमें जो है ज्योतिराव फूले ने शिक्षा ग्रहण किया था। उससे बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैल रहे अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ फूलों का तर, याद रखना उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। आर्य जो हैं का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, यानी दूसरों से हम सभी से सर्वश्रेष्ठ हैं, ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाकर भेजा है। इस तरह का जो उन्होंने ज्योतिराव फूले ने उनका विरोध किया। ज्योतिराव फूले का मानना था कि आर्य जो थे ये उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके से आए थे, ये भारतीय नहीं है। भारतीय हम लोग आदिवासी, हम लोग दलित, छोटे लोग, छोटे नीचे के लोग हैं। जो आर्य लोग ने हमला किया और हम लोगों को बंदी बनाया और हम लोगों को छोटे नीच ऊंच जाति में बांट दिए। आर्य जो है बाहरी है, हम लोग जो हैं भारतीय हैं, हम लोग मूल निवासी हैं। इस निम्नलिखित कथन पर विचार की। जब आर्य ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो पराजित जनता को नीचे निम्न जाति वाले मानने लगे। ये सही है, ये कथन जो है ज्योतिराव फूले का है। आत्मा राम पंडू द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। सत्यशोधक समाज नामक संगठन से समानता के समर्थन चलाए। कूट प्रयोग सही कथन का चयन कीजिए। तो याद रखना केवल एक है, ये गलत हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीचे निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं। ये कौन कहते हैं? ज्योतिराव फूले। वे धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की हैं, यानी ये धरती जो है क्या है? निम्न जाति की हैं। ये धरती किसका है? निम्न जाति का है। फूले का दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, यानी आर्यों के शासन से पहले ये क्या था? स्वर्ण युग था। तब
योद्धा किसान ज़मीन जोतते थे, यानी उस समय जब आर्य नहीं आए थे, कि योद्धा किसान ज़मीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र, श्रमिक जातियां और अशूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। यानी पूछेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किया था? सत्यशोधक समाज के याद रखना, ये क्या था? ज्योतिराव फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिराव फूले। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, महाराज देहात न्यायगत और निष्पक्ष तरीके से शासन, न्यायगत यानी तौर तरीके, न्याय से मारा जो है उस समय जो है मराठा देहात जो है शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां जो काम करते थे, छोटे जातियां, अति शूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता का समर्थन में मुहिम चलाई। निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कथन पर विचार। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो याद रखना ऐसी स्थिति था, कभी याद रखना उसे क्या था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीचे बैठना पड़ता था, बरामदा पे, स्कूल का बरामदा जो होता है उस वहाँ पर पढ़ना पड़ता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने है तो फेलोशिप नहीं मिली थी, गलत है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें जो है अमेरिका जाना, अमेरिका उन्हें फेलोशिप मिला था, तो याद रखना ये नहीं मिला था, ये कथन गलत हो जाए। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातियों सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सत्ता जो है संरचना पर काफ़ी लिखा। जब वो भारत कब आए तो 1919 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत आए तो उच्च जाति पर जो किस तरह अत्याचार कर रहे थे उनके पर जो है उन्होंने किस तरह जो है जाति का, छोटे जाति को सताया, तो इस तरह का उन्होंने सत्ता लिखा। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हासिल किया। महार समुदाय, अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, महार समुदाय बताइए कहाँ के थे? तो महार समुदाय थे एक महाराष्ट्र के समुदाय थे। ये आदिवासी, याद रखना क्या कहते हैं, ये किस में आते? दलितों में आते थे, दलित समुदाय के आते थे। तो 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने किया? पूछेगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। पूछेगा मंदिर प्रवेश आंदोलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कब किया? 1927 ईस्वी में किया था। तो याद रखना है इसका आंसर जो है 1, 3 और 4 हो जाएगा। 2 गलत है क्योंकि वहाँ बोला गया था के लिए अमेरिका नहीं फेलोशिप मिला, यही गलत हो जाएगा, मिला था उसे। पूर्वाग्रह क्या होता है? स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। किसी बाबा साहब भीमराव। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं, यानी उच्च जाति के लोग, जो उच्च जाति के जो बच्चे होते थे वो नल का जो पीने वाला जो पानी का इस्तेमाल करते थे वो बाबा साहब का इस्तेमाल करने का नहीं था, मना, याद रखना, उसे पाबंदी लगा दिया था।
और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु तो फेलोशिप मिल गई थी। 1919 ईस्वी में भारत लौटे थे। ओके, बाबा साहब कब अमेरिका से भारत लौटे उच्च शिक्षा प्राप्त करने? 1919 ईस्वी में। उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। कब? 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कब किया था? 1927 में, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में जाता, यानी मंदिर प्रवेश आंदोलन में किस जाति के लोग ज़्यादा हिस्सा लिया? महार समुदाय। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, तो इनमें से किस जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया? तो याद रखना, महार जाति ने हिस्सा लिया। महार जाति एक महाराष्ट्र के हैं। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित IV रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित IV रामास्वामी ईश्वर चंद्र विद्या, याद रखना, ईश्वर क्या लगेगा, EV रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था। ये सही है। याद रखना, EV रामास्वामी को पेरियार के नाम से। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही किया था। याद रखना, स्वाभिमान आंदोलन जो किया था रामास्वामी या पेरियार के नाम से जाना है, तो उन्होंने ही किया था। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। हिंदू वेद पुराणों के, याद रखना, इनमें से सभी कथन सही थे। पेरियार ने, याद रखना, यहाँ पर आगे नहीं दिया गया। याद रखना, पेरियार जैसे रामास्वामी नायकर के नाम से जाना जाता है। वे पहले साधु संत हुआ करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली और उनसे जुड़ गए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस आंदोलन हो रहा था कहीं, और उनका जो एक भोज चल रहा था, भोज समझते, वहाँ देखा गया कि उच्च जाति को बैठाने के लिए अलग व्यवस्था किया गया और निम्न जाति को बैठाने के लिए अलग व्यवस्था किया था। उच्च जाति को अलग जगह भोज खिला रहे थे, दूसरे जाति को, छोटे जातियों को अलग जगह भोज खिला रहे। तो उन्होंने लगा कि देखिए किस तरह उच्च जाति और नीच जाति का भेदभाव है। तो उन्होंने कहा कि इनका उन पर दिल पर लग गया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सदस्यता इस्तीफा देकर वहाँ से चले गए और उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। हताहत होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत ने निम्न जातियों और उच्च जातियों के अलग अलग बैठने का इंतजाम किया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध IV रामास्वामी नायकर
एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा गया आयोजित की गई दावत में देखा गया कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। निम्नलिखित किस विचार से अछूतों का स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया? याद रखना, रामास्वामी नायकर ने अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। पेरियार समझ में आ चुका था कि अछूतों को स्वाभिमान आंदोलन के लिए खुद लड़ना होगा और ध्यान रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन किया। आधुनिक समय के पहले भारतीय जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापित किया है, तो याद रखना विवेकानंद। यानी आधुनिक समय के पहले भारतीय जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन आध्यात्मिक गौरव की स्थापित किया है, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद। राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता, याद रखना, और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब सभी देशों के जो हैं लोग एकत्र होकर इस पर विचार करें। निम्न से प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो याद रखना प्रार्थना समाज की स्थापना, तो याद रखना 1867 में ईस्वी में बम्बई में किया गया था। पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में किया गया। 1865 में नहीं, 1864 में नहीं, 1820 में नहीं होगा, तो याद रखना बम्बई में 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह को उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू और बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार किया जाता था। यानी प्रार्थना समाज का जो बैठक हुआ करता था उसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श करने के लिए, तो याद रखना नेक्स्ट डे जो है अगले दिन जो है हम क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर 8 चैप्टर का जो नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और याद रखना जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के, या जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर हम लिंक डाल देते हैं। और याद रखना इसका PDF जो लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर हम भेजते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल का नाम है जैसे वन वे
सी टेट क्लास 1 लिख देना लास्ट में। यही जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और जो है बाकी का क्लास जो है हम लोग करेंगे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री का ये क्लास हो गया। क्लास 8 ख़त्म होने के बाद जो है क्लास 9 तक अभी क्लास हम लाएंगे। तो चलिए हम लोग यहीं को क्लास को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं।